हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 का ये हमारा पार्ट 2 वाला वीडियो है, जिसमें दोस्तों आप लोग को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने मिल जाएगा और साथ में उसका आंसर भी। दोस्तों इस वाला वीडियो को अगर आप लोग एक बार फुल वॉच कर लेते हैं तो दोस्तों एनसीएफ 2005 से जहां से भी क्वेश्चन आए दोस्तों आप लोग उसका आंसर जो है आराम से दे सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। इसके बाद दोस्तों इसका पार्ट 3 भी आएगा, जिसमें सारे के सारे आप लोग का एनसीएफ 2005 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला नंबर का क्वेश्चन जो है शुरुआत करते हैं। देखिए पहला नंबर का सवाल है कि विद्यालय शिक्षा का अब तक का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज कौन सा है। तो दोस्तों वो हो जाएगा आप लोग का एनसीएफ 2005। दोस्तों एनसीएफ 2005 जो है ये चौथा नंबर का हमारा दस्तावेज है। पहला जो आया था दोस्तों 1975 में आया था, उसके बाद दोस्तों आया था 1988 में आया था, लास्ट में आया था दोस्तों 2000 और उसके बाद आया था दोस्तों 2005। ठीक है, तो ये जो हमारा है ये चौथा नंबर का नवीनतम राष्ट्रीय दस्तावेज है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों नंबर 2 सवाल। नंबर 2 में आप लोग का सवाल है कि किस मंत्रालय की पहल पर एनसीएफ 2005 जो है इसको तैयार किया गया था। तो दोस्तों वो जो है आप लोग का मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा एनसीएफ 2005 जो है तैयार किया गया था। आगे का सवाल है दोस्तों नंबर 3। नंबर 3 में आप लोग का सवाल है कि किसकी अध्यक्षता में विद्वानों ने एनसीएफ 2005 तैयार किया। तो दोस्तों ये हो जाएगा आप लोग का प्रोफेसर यशपाल अध्यक्षता में विद्वानों ने जो है एनसीएफ 2005 को तैयार किया था। आगे का सवाल है दोस्तों नंबर 4 सवाल। नंबर 4 में है कि एनसीएफ 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है। जो आप लोग को पहले वाला वीडियो में भी ये वाला सवाल पूछा गया था कि लर्निंग विदाउट बर्डन, जिसका हिंदी में मीनिंग होता है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिना भार के अधिगम, या तो अधिगम को बोल सकते हैं पढ़ाना, तो बिना भार के पढ़ना या तो लर्निंग विदाउट बर्डन, ये एनसीएफ 2005 का फॉर्मूला होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 5 सवाल की ओर। नंबर 5 में आप लोग का सवाल है कि एनसीएफ 2005 का प्रारंभ रविन्द्रनाथ टैगोर के किस निबंध से होती है। तो ये होती है दोस्तों सभ्यता और प्रगति के निबंध से होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 6। नंबर 6 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 में बल दिया गया किस पर बल दिया गया था। तो शांति के लिए शिक्षा पर बल दिया गया था एनसीएफ 2005 में। नंबर 7 सवाल। नंबर 7 में है कि एनसीएफ 2005 में बताया गया है, क्या बताया गया है कि सपनों के भारत को धरातल पर उतारने की युक्ति, ये दोस्तों एनसीएफ 2005 में बताया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 8 सवाल। नंबर 8 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 के अध्याय विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण में बताया गया है, क्या बताया गया है कि वातावरण के भौतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम अधिगम को कैसे प्रभावित करते हैं। ये दोस्तों एनसीएफ 2005 के अध्याय यानी विद्यालय एवं कक्षा के वातावरण में बताया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 9 सवाल। नंबर 9 सवाल दोस्तों आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है इस बार के एग्जाम के लिए कि करिकुलम किस भाषा का शब्द है। ये दोस्तों आप लोग का लैटिन भाषा का शब्द है करिकुलम। चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 10 सवाल। नंबर 10 में सवाल है कि सामाजिक अध्ययन शिक्षण का राष्ट्रीय पाठ्यक्रम कब बनाया गया था। तो ये दोस्तों आप लोग का एनसीएफ 2005 यानी 2005 में बनाया गया था। आगे बढ़ेंगे नंबर 11। नंबर 11 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 में सामाजिक अध्ययन में कौन से मुद्दों को शामिल करने की अनुशंसा की गई थी। तो ये दोस्तों सभी स्तर के विद्यार्थियों के लैंगिक एवं स्वास्थ्य जो है संबंधी जुड़े, इस पर दोस्तों अनुशंसा जो है की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे नंबर 12। नंबर 12 में आप लोग का सवाल है कि एनसीएफ 2005 की कार्यशाला कहां पर आयोजित की गई। तो दोस्तों एनसीएफ 2005 की जो कार्यशाला आयोजित की गई थी वो एनसीईआरटी नई दिल्ली पर इसका आयोजित की गई थी। आगे बढ़ेंगे नंबर 13। नंबर 13 आप लोग का और एक इंपॉर्टेंट सवाल आ गया कि यशपाल शर्मा, ठीक है, यशपाल शर्मा समिति में कुल कितने सदस्य थे। तो दोस्तों यशपाल शर्मा के समिति में कुल सदस्य जो थे वो 38 सदस्य थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नंबर 14। नंबर 14 में सवाल है कि पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता क्यों है। तो पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता इसीलिए है क्योंकि शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु, यानी शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु पाठ्यक्रम निर्माण की आवश्यकता होती है। नंबर बढ़ेंगे दोस्तों 15 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 का भाषा जो है भाषा फार्मूला क्या है। तो ये दोस्तों आप लोग का त्रिभाषीय फार्मूला होता है, जिसमें पहला नंबर में आता है हिंदी, उसके बाद अंग्रेजी एंड देन दोस्तों उसका एक शास्त्रीय भाषा भी होता है जिसमें आप लोग तमिल या तो तेलुगु को ले सकते हैं। नंबर 16 में आप लोग का सवाल है कि एनसीएफ 2005 में सुझाव दिया गया है कि सूचना को क्या माननीय से बचाया जाए। तो दोस्तों ज्ञान मानने से बचाया जाए, ये दोस्तों एनसीएफ 2005 में कहा गया था।
नंबर 17 में आप लोग का सवाल है कि एनसीएफ 2005 में किन शिक्षण सूत्रों के अधिकतम प्रयोग का सुझाव दिया गया है। तो दोस्तों ज्ञात से अज्ञात की ओर एवं मूर्त से अमूर्त की ओर, ये दोस्तों एनसीएफ 2005 में इसका बताया गया था। ठीक है। नंबर 18 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांत में निहितार्थ है। क्या निहितार्थ है कि ज्ञान को स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ना। ये दोस्तों आप लोग का एनसीएफ 2005 के अनुसार मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 19 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों की गलतियां क्यों महत्वपूर्ण है। यह समाधान को पहचानने में सहायता करती है। देखो क्या होता है दोस्तों कि जब तक बच्चे गलतियां नहीं करते हैं तो उसका समाधान जो है नहीं हो सकता है। इसीलिए यह समाधान को पहचानने में क्या करती है, सहायता करती है बच्चों की गलतियां होने पर। नंबर 20 में सवाल है कि शिक्षा बिना बोझ के जो एनसीएफ 2005 का प्रमुख स्रोत है, इसका अर्थ होता है, क्या अर्थ होता है कि पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। ठीक है, पाठ्यचर्या के बोझ को कम करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 21 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 सिफारिश करता है कि प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर गणित की शिक्षा का केंद्र होना चाहिए। कैसा केंद्र होना चाहिए कि कक्षा में पढ़ाई पर टॉपिक्स को विद्यार्थियों के दैनिक जीवन से जोड़ना चाहिए। ये दोस्तों प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर इसका पढ़ाई होना चाहिए। ठीक है। नंबर बढ़ेंगे दोस्तों। नंबर 22 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 में गणित शिक्षण के बारे में बताया गया है कि गणित शिक्षण महत्वाकांक्षी, सुगमता और महत्वपूर्ण होना चाहिए। यह महत्वाकांक्षी का मतलब क्या है। तो दोस्तों यह महत्वाकांक्षी का जो मतलब है वो है आप लोग का गणित के उच्च उद्देश्य यानी लक्ष्य की प्राप्ति। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नंबर 23 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 में गणित की लंबी आकृति का मतलब क्या है। इसका मतलब है दोस्तों एकता संकल्पना पर दूसरी संकल्पना बनाना। ये दोस्तों गणित की लंबी आकृति का मतलब होता है। नंबर 25 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना क्या है। मानसिक विकास, शिल्पकला केंद्र एवं व्यावसायिक ज्ञान, ये दोस्तों एनसीएफ 2005 के अनुसार सीखना कहलाते हैं। आगे बढ़ेंगे। नंबर 26 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 में किस परीक्षा के संबंध में सुधार के लिए सुझाव दिए गए थे। तो ये दोस्तों कक्षा 10वीं की परीक्षा जो है वो ऐच्छिक हो यानी ऑब्जेक्टिव हो। इसके संबंध में दोस्तों सुधार के सुझाव दिए गए थे। नंबर 27 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 बल देती है, किस पर बल देती है कि करके सीखने पर, यानी बच्चा जो है स्वयं करे, इस पर दोस्तों एनसीएफ 2005 जो है बल देती है। नंबर 28 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है कि सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना एवं छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये दोस्तों कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का एक उद्देश्य है। ठीक है, ये एनसीएफ 2005 में ही कहा गया था। नंबर 29 में सवाल है कि एनसीएफ 2005 में गुणवत्ता आयाम शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया है। किस पर महत्व दिया गया है कि बालकों के लिए संरक्षित अनुभव एवं पाठ्यक्रम सुधार को, ये दोस्तों शीर्षक के अंतर्गत महत्व दिया गया था। नंबर 30 में आप लोग का सवाल है कि एनसीएफ 2005 का मुख्य सूत्र शिक्षा बिना बोझ के कब आया हुआ विचार था। ये दोस्तों 1993 में आया हुआ विचार था। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों नंबर 31 और हमारा ये लास्ट सवाल है कि एनसीएफ 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में की सुधार को सुझाव दिया गया है। तो ये दोस्तों आप लोग का सामूहिक कार्य मूल्यांकन, सतत मूल्यांकन, खुली पुस्तक की परीक्षा मूल्यांकन, इन सभी पर दोस्तों सुधारों में सुधार को सुझाव दिया गया। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर 31 क्वेश्चन जो है मैंने कंप्लीट करा दिया आप लोग को, और ये सारे के सारे दोस्तों आप लोग क्वेश्चन को आराम से कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यही सबसे दोस्तों आप लोग का जो पॉइंट आप लोग को देखने मिला आंसर के अंदर, ठीक है, वो आप लोग को ऑब्जेक्टिव में भी देखने मिल जाएगा जब आप लोग का दोस्तों एग्जाम होगा। ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आप लोग का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।